सेंटेसिस होती क्या है? इट इज प्री नेटल, दैट इज बिफोर बर्थ प्रोसीजर टू कंफर्म, मतलब जन्म से ही पहले बच्चे की आप क्या क्या चीजें जान सकते हो, क्या क्या चीजें कंफर्म कर सकते हो। सेक्स ऑफ द फीटस, बच्चे का आप सेक्स जान सकते हो कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन ये जानना कैसा है? इलीगल है। 2000 ईयर में 6 बिलियन, मतलब 100 साल में 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई, और 2011 में कितना 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, 720 करोड़ लोग हो गए पूरी दुनिया में। लेकिन इंडिया की कहानी थोड़ा अलग है सर, इंडिया की ग्रोथ बड़ी भयानक है इस मामले में। फ्रेंड्स को बचना है, किसी कपल को बचना है कि नहीं नहीं अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करें? क्या करें? इस 14 से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मेटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब में एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट यूटेरस फंक्शनल है इम्प्लांटेशन के लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि आलिया भट्ट जी जो है वो क्या करें, ओवुलेशन के टाइम पर एग जो इनसे रिलीज हो रहा है उस एग को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। किसको? कैटरीना कैफ के फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में। समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो एग दे रही है यही क्या है? एक बेस्ट गिफ्ट है। क्या है? एक बेस्ट गिफ्ट है। किसके लिए? कैटरीना कैफ के लिए। तो गिफ्ट को क्या बोलेंगे? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो इससे पहले हमने पढ़ रखा है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट पढ़ा, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, हमने सारे कॉन्सेप्ट PYQ MCQs एवरीथिंग सब कुछ सॉल्व कर लिया। लेकिन मेरे बच्चों आपको पता है इसी चैप्टर में, जो चैप्टर सेकेंड है हमारा, इसमें जो सेकेंड पर्टिकुलर टॉपिक है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्योर किया जा सकता है, अगर रिप्रोडक्शन फेल हो जाए तो IVF वगैरह क्या क्या टेक्निक है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरा बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट MST CET की बोर्ड की प्रिपरेशन हम कराते हैं बहुत अच्छे से। साथ में आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी चीज़ परचेज करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट, PYQ MCQs एवरीथिंग इज फ्री। आइए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है? तो WHO ने इसकी डेफिनेशन दी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडिया में ये नाम बड़ा प्रचलित है, सबने सुन रखा है कोरोना के टाइम पे। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया कि देखिए हम किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली फिट तब मानेंगे जब वो कैसा हो, देखिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कैसा? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। क्या मतलब है इसका? अगर आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, बिहेवियरली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं, ठीक है, तब जाकर के आपको फिट माना जाएगा। इवन आप इमोशनली भी फिट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी बातों पर लोगों से गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को गालियां देते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप रोने लगते हैं, तो आप फिट पर्सन नहीं हैं। ठीक है, फिट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज है नहीं है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है तो आप फिट हैं, ऐसा नहीं है। बिना डिजीज के भी आप अनफिट हो सकते हैं। ठीक है, याद रखें आप इसको। तो फिजिकली होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरली फिट होना चाहिए, और कैसा? सोशली भी फिट होना चाहिए। अब कुछ फुल फॉर्म जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे बच्चों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पर है। RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब जो इंडिया है ना हमारा, आपको पता है पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जब हमें आज़ादी मिली उसके मात्र 4 साल बाद हमको पता चल गया कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इवन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की मेरे बच्चों। और फैमिली प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट कब हुई? याद रखना 1951 में। कब मेरे बच्चों? 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई। अच्छा, इसमें क्या हुआ जरा ध्यान से समझो। इंडिया अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate action plan and programs at a national level to attain total reproductive health
एज अ सोशल गोल। दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड व्हाट? फैमिली प्लानिंग। मतलब हमने ठान लिया 1951 में ही कि हमें अपनी जो जन्म दर है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसे मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ मदर है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी केयरिंग करनी है। किस लेवल पे केयरिंग करनी है? 1951 में ही वहाँ से प्रोग्राम चला आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, उसको हमने फैमिली प्लानिंग बोला। अब सवाल ये है कि फैमिली प्लानिंग या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। ध्यान से सुनना, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। पहली चीज़ हम क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो कि फर्टाइल कपल है, यानी स्पेशली वो जिनकी मैरिजेबल एज है, जिनकी शादी होने वाली है, उसको बताएंगे कि देखो शादी कब करनी चाहिए, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर 2-3 बच्चे घर में हैं तो उसके आगे इंडिया टीम तैयार करने की कोशिश ना करें। ठीक है, महंगाई बहुत है। ये सारी चीज़ें हमने बताई लोगों को। ठीक है, अच्छा, उनको बताया क्या किया हमने? अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताया कि मतलब अगर 2-3 बच्चे हैं तो देखिए मार्केट में कॉन्डम और बाकी जो डायफ्राम होते हैं, दूसरे जो आईयूडीज होती हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा बच्चे पैदा करने से बच सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा, फिर उसके बाद ये नहीं कहना कि सब भगवान की देन है, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आइए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। हमने इसमें ये बताया कि अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है या फिर वो प्रेग्नेंट है कोई फीमेल, तो उसकी केयरिंग कैसे करते हैं। ये सब कुछ हम कहाँ बता रहे हैं? आरसीएस प्रोग्राम के थ्रू। एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी जन्म के बाद, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद मदर की और जो जन्मा हुए बच्चा, उसकी केयरिंग कैसे करनी चाहिए, उसको कौन कौन से फूड देने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं जॉब के चक्कर में, ठीक है, या फिर आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया वाली मम्मी लोग हैं जो रील वगैरह बनाती हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छी बात है, बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बच्चे को ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, जिससे क्या होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, बच्चे में क्वाशरकोर वगैरह हो जाता है। तो बच्चे की केयरिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबल मम्मी लोग होती हैं, आपने कई बार देखा होगा, ज़्यादातर इंडिया में अभी भी माहौल उतना ख़राब नहीं हुआ है जितना पूरे वर्ल्ड में हो गया, लेकिन वो दहलीज पे हैं बिल्कुल। ठीक है, याद रखें आप इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बताना पड़ता है कि देखिए माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है, पिलाइए बच्चे को, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर आपको लड़का चाहिए था, अगर लड़की हो गई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना? दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़की डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, एवरीथिंग बन सकती है, सब कुछ कर सकती है, और बेटियां बोझ नहीं होती। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सोसाइटी जो है उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा, हर एक लोग बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी, तो चीज़ें ग्रो करेंगी। लेकिन ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, होता नहीं। ठीक है, आइए, इसके लोगों के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट? अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। जी हाँ, ये तो बड़ा भयानक है ना? मतलब क्या? हमें लोगों को बताना पड़ेगा भैया देखिए दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो तुम क्या करो? कोई भी पूछ देगा भैया दुनिया में बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, बोले मैं क्या करूं उसमें? बोले आप तो कम से कम बच्चे पैदा कम करो। बोले तुम्हारे तो खुद के 8 हैं, 10 हैं। तो सबको ये मिल करके डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने देखा बहुत सारे, हमने छोटे छोटे आपने स्लोगन देखे होंगे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, इस टाइप के। इससे लोगों को एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है कि छोटी फैमिली होगी तो सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, अच्छा, सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। मतलब लोगों को बताया जाता है कि देखो भैया लड़कियों को परेशान करना, लड़कों को परेशान करना, ठीक है, या फिर जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे रेप वगैरह हो गया, ठीक है, जो एबॉर्शन वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने स्ट्रेटजी बिल्डअप की जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको IMP कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट अभी क्वेश्चन कराऊंगा। सब क्वेश्चन देखो, मैंने एक से एक PYQs मैंने रखे हैं बेटा जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, सब मैंने PYQs रखे हैं। ठीक है, आपके लिए PYQs रखे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लेना, आ जाओ। IMP कर लेना इसको,
एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस होती क्या है? इट इज प्रीनेटल, दैट इज बिफोर बर्थ प्रोसीजर टू कंफर्म, मतलब जन्म से ही पहले बच्चे की आप क्या क्या चीजें जान सकते हो, क्या क्या चीजें कंफर्म कर सकते हो। सेक्स ऑफ द फीटस, बच्चे का आप सेक्स जान सकते हो कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन ये जानना कैसा है? इल्लीगल है, ये मेथड इल्लीगल है। नहीं, ये अगर कोई डॉक्टर रिवील कर देता है कि पेट में लड़का है या लड़की, तो ये इल्लीगल काम है, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, जेल हो सकती है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं, इवन शहरों में भी, जिनको लड़का ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे? एबॉर्शन करा देंगे, जो कि गलत बात है। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स ऑफ द फीटस का आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या? क्रोमोसोमल एबरेशन यानी एबनॉर्मलिटी, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इन जो डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनका भी पता लगा सकते हो। या फिर कोई दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? ध्यान से सुनना। ये प्रोसीजर कब किया जाता है? 14 to 16 वीक के अंदर किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे यहाँ पर देखो, एक मदर है जिसके यूटेरस में यहाँ पर बेबी है, हाँ, ये देख रहे हो येलो वाला बेबी, ठीक है। और इस बेबी के अराउंड बताइए एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस फीटस की सेल होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? सेल प्रेजेंट होती है इस एमनियोटिक फ्लूइड में। तो अब बताओ, सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। तो अगर मैंने डीएनए निकाल लिया तो मुझे बताओ, अगर उसमें XX दिख रहा है तो क्या होगा? फीमेल होगी। XY दिख रहा है तो क्या होगा? सर, मेल होगा। तो हमने सेक्स ऑफ द फीटस पता कर लिया। अगर सब कुछ ठीक है, जैसे सपोज करो कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल है बच्चा। लेकिन अगर 47 हो गए क्लाइनफेल्टर में, या फिर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया टर्नर सिंड्रोम में, तो हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आ गई। ठीक है, वो भी पता लगा सकते हैं हम। अब हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएनए मिल गया तो सब कुछ पता कर सकते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें टेस्ट में हम क्या लेते हैं? यहाँ से क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का ये देखते रहते हैं और उससे क्या करते हैं? एक इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल के उसको टेस्ट कर लेते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या मिलेगी? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये टेस्ट कब कराया जाता है? मैंने आपको बताया 14 to 16 वीक के अंदर। फॉर टेस्ट हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं जिसमें फीटस की सेल होती है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, मिसयूज किसके लिए हो सकता है? ये मैंने बताया, एमनियोसेंटेसिस इंक्रीज मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, मतलब फीमेल फिटिसाइड का मतलब जो बच्चियां अगर होंगी, लड़कियां होंगी, तो इसकी हेल्प से लोग सेक्स ऑफ द फीटस पता करके उन बच्चियों को मार सकते हैं। इसके लिए इसको बैन कर दिया गया कि भैया सेक्स ऑफ द फीटस आप नहीं रिवील कर सकते। और RCH जो है इम्प्लीमेंटेशन एक बेटर टेक्निक है, जिससे क्या किया गया? मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया गया, यानी जो बच्चों को टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, उसमें RCH का इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया? बैन लगा दिया, स्टेटरी बैन लगा दिया। किस पे? सेक्स डिटर्मिनेशन पे, कि नहीं, आप नहीं बता सकते कि पेट में लड़का है या लड़की। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक सहेली के बारे में याद रखना बेटा। सहेली क्या है? ध्यान से सुनना। सहेली एक नॉन स्टेरॉयड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। पिल मतलब क्या होता है? ऐसी दवाएं जो प्रेगनेंसी को, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं, टैबलेट के फॉर्म में होती है, उन्हें खाना पड़ता है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब नॉन हार्मोनल, उसमें मतलब कोई हार्मोन नहीं होगा, ना ही प्रोजेस्टेरॉन होगा, ना ही एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, सहेली इज नॉन स्टेरॉयडल यानी नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, दवाएं हैं। किसने बनाया इसको? CDRI ने। CDRI का फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? लखनऊ में है, इन्होंने बनाई थी। आल्सो नोन एज व्हाट? वंस अ वीक पिल, हफ्ते में सिर्फ एक बार खाते हैं इसको। इसमें जो सॉल्ट होता है उसका नाम है सेंटक्रोमेन, और ये क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो इंडोमेट्रियम पर जाकर के एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, तो क्या होता है? इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता था और वहीं पर बेबी ब्रीड किया जाता था, मतलब एक तरीके से इम्प्लांटेशन होता था। तो अगर इंडोमेट्रियम फिर से रिपेयर ना हो पाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी।
क्लियर है मेरे बच्चों। और फंक्शन देखो क्या करता है ये, ओवुलेशन तो होता है, ओवुलेशन होगा, बट प्रिवेंट व्हाट, इम्प्लांटेशन, बिकॉज नो रिपेयरिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। क्लियर है मेरे बच्चों। पॉपुलेशन की मैं बात करूं, पॉपुलेशन क्या होती है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी टाइम पर एक स्पीसीज के जितने भी टाइप के लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या मतलब है, जैसे सपोज करिए ये है मुंबई, इस मुंबई में जितने भी ह्यूमन हैं, मैं हूं, आप हैं, बाकी लोग हैं, तो हम सभी होमोसेपियंस सेपियंस है ना। तो एक ही स्पीसीज के जितने भी लोग इस पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन। मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन की पॉपुलेशन, डॉग अगर रहते तो डॉग की पॉपुलेशन, लायन रहते तो लायन की पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड व्हाट, पॉपुलेशन। ठीक है, क्या इसे याद रखना चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों बताइए। सबसे पहली चीज, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, हर एक पर्सन से क्या मिलकर बनी है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो होगा उसका यूनिट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। सेंसस क्या होता है, ऑफिशियल काउंटिंग, मतलब ऑफिशियल जो काउंटिंग होती है, ठीक है, पॉपुलेशन की, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंसस। और हर 10 साल में ये होता है। सेंसस ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1872 में हुआ था। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 में हुआ था। बीच में कोरोना आ गया तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन रफ एक वैल्यू दी गई है कि आज के टाइम पर इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा, कितने बच्चों, 20 लोग पर 1000 पर ईयर पैदा होते हैं। तो ग्रोथ रेट कितना हुआ, लेस देन 2%। एक्चुअल में कितना है, 1.7। क्या मतलब है, मतलब एक साल में 1000 लोगों पे 20 बच्चे पैदा होते हैं। याद रखें, पर कैपिटा निकालने के लिए 1000 लिया जाता है नंबर। मतलब 1000 लोगों में एक साल में 20 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज है, बट पूरे वर्ल्ड का देखेंगे ऑन एन एवरेज तो कितना निकल आएगा, 1.7। अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन की मैं बात करूं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की, तो 1900 में, आज से लगभग 126 साल पहले 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। मतलब लगभग 2 बिलियन का मतलब हो गया 200 करोड़। ठीक है, और 2000 ईयर में 6 बिलियन, मतलब 100 साल में 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई। और 2011 में कितना, 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, 720 करोड़ लोग हो गए पूरी दुनिया में। लेकिन इंडिया की कहानी थोड़ा अलग है सर, इंडिया की ग्रोथ बड़ी भयानक है इस मामले में। 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन थी, यानी 35 करोड़। देखो ध्यान से, और जस्ट 50 ईयर में, ऑलमोस्ट 50 ईयर में, 2000 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 बिलियन। पूरी दुनिया जो है 100 सालों में 3 गुना हो रही है, हम कितने में, सिर्फ 50 सालों में 3 गुना हो रहे हैं। देख रहे हो, डबल है हमारी ग्रोथ। कहाँ पे, पॉपुलेशन बढ़ाने में, क्योंकि सब भगवान की माया है, सब भगवान देता है। आइए, इन 2011 हमारी पॉपुलेशन कितनी थी मेरे बच्चों बताइए, 1.2 बिलियन, 120 करोड़। अब आने वाले 10 सालों में हमने, आने वाले आगे के 10 सालों में हमने कितने, 22 करोड़ लोग ऐड कर दिए। मतलब पूरी ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ, मैं बता दूं ये डाटा है, पूरी ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो हर साल हमारे यहाँ पैदा होते हैं, उतने हमारे यहाँ हर साल पैदा होते हैं जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, सोचो तो। ठीक है, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए इंडिया और वर्ल्ड का रेशियो तो 6:1 आता है। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों में से एक कैसा है, इंडियन है। समझ पा रहे हो क्या, 6 लोगों में एक इंडियन है। एवरी 6th इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। क्या प्राउड की बात है ना। जॉब क्राइसिस भी आने वाला है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, सीटी में, नीट में, JEE में। इधर आ जाओ। अब कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी कि आखिर पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, कैसे कम किया जा सकता है ना, बहुत ही ज़रूरी है जानना। रीज़न फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या चीज़ें हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जैसे मेरे बच्चों, पहला रैपिड डिक्लाइन, कुछ चीज़ों में कमी आ गई। जैसे क्या, डेथ रेट में आजकल लोगों की मौत नहीं हो रही। आप बोलेंगे नहीं सर कोरोना आ गया बहुत लोग मर गए, नहीं मरे, बहुत ही कम लोग मरे।
नहीं सर बहुत मर रहे हैं, लड़ाई हो रही है यहाँ, बहुत ही कम लोग मर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। 1920 में बेटा अकेले यूके में 5 करोड़ लोग मारे गए थे प्लेग से, 5 करोड़ लोग मारे गए थे सिर्फ यूके में। ऐसे पहले प्लेग आते थे पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, आजकल कभी ऐसा कहीं सुना है ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आजकल लोगों की डेथ कम हो रही है, मेडिसिन हॉस्पिटल सबको ऑलमोस्ट मिल जा रहा है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी ज़्यादातर केस में सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी मौत कम हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब होता है मदर, जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो माँ की भी डेथ कम हो रही है। नहीं तो आपने पुरानी मूवीज देखी होगी कि हीरो का जन्म हो रहा है उसी टाइम जो है हीरो की माँ जो है वो एक्सपायर कर गई, फिर वो गरीब गुंडा बनता है, आगे चल के थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, ये सब देखा होगा। तो आजकल ये सब नहीं हो रहा है। अगर आजकल डिफिकल्टी होती है तो ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, तो मदर भी ठीक है और बेबी जो है वो भी सेफ है ना बच्चों। और लेकिन इंक्रीज क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है कि 14 ईयर से ठीक है 50 ईयर के बीच में बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये जब फादर बनेंगे, इनकी जब शादी होगी तो ये सपोज करो अभी 50 हैं तो ये 3-3 बच्चे पैदा करेंगे तो भी कितने हो गए, 150 बच्चे पैदा हो गए। अब ये 150 3-3 करेंगे तो भयानक, समझ पा रहे हो, कंपाउंडिंग करो आगे, भयानक होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? पहला बर्थ रेट यानी नेटेलिटी रेशियो, दूसरा है डेथ रेट कि कहाँ पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, है ना, या कितने लोग मर रहे हैं। माइग्रेशन जैसे इमिग्रेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग आ रहे हैं, दूसरा इमिग्रेशन कितने लोग जा रहे हैं। इन आ जाए, ध्यान सुनना, आई फॉर इन होता है ना, कितने लोग आ रहे हैं तो इमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट कितने लोग जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्लियर है? दूसरा रिप्रोडक्टिव एज एंड सेक्स रेशियो, मतलब कितने लोग रिप्रोडक्टिव एज में है, 14 to 15 ईयर की एज में है, और कितने लोग मतलब कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, मेल और फीमेल का जो है सेक्स रेशियो, उसके हिसाब से तो मैरिज होती है। ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाई, कैसे आप पॉपुलेशन को कम कर सकते हो, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है इसको कैसे कम कर सकते हो, जानो। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू, मतलब कॉन्डम वगैरह हो गया, आईओडीज वगैरह हो गई, इन सब का यूज करके। दूसरा मोटिवेट करें हम लोगों को, जोश भर दें। कैसा जोश? लोगों को बताए, देखिए मीडिया और पोस्टर के थ्रू, शोइंग हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन। इसीलिए आपने कहीं पर देखा होगा ना, कहीं पर कोई फ्लैट या बिल्डिंग या कोई चीज़ बिक रही है तो उसमें जनरली आपने देखा होगा उस पोस्टर में बेटा एक फादर होगा, एक मदर होगी, 2 बच्चे होंगे। अब जो बच्चे हैं ना उसमें से भी आप देखेंगे एक बेटी होगी एक बेटा होगा, और पीछे कार वगैरह खड़ी होगी और वो स्माइल कर रहे होंगे, है ना। तो इसे सबकॉन्शियसली क्या ट्रिगर होता है कि बेटा फैमिली तो वही है जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ हो, मेरे 2 बच्चे हों, और एक लड़का हो एक लड़की हो, कंप्लीट फैमिली। लेकिन क्या इसमें मिसिंग हो जाता है क्या इसमें मिसिंग हो जाता है? पेरेंट्स, दादा दादी, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स इसमें मिसिंग है। और इंडियन फैमिली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता दूं ग्रैंड पेरेंट्स का होता है। लेकिन आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो कोलैप्स हो रही है, सोसाइटी हमारी कोलैप्स हो रही है। आजकल फैमिली का मतलब है सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बर्बाद। आ जाओ फिलहाल। या फिर हम क्या बताएं लोगों को, स्लोगन दें, हर जगह पोस्टर बैनर लगा दें, क्या हम 2 हमारे 2, वी 2 अवर 2, लेकिन मान कहाँ रहे इंडियन, नहीं हम 2 हमारे 12, ऐसा हो रहा है ना या फिर हम क्या करें, एडॉप्ट करें 1 चाइल्ड नॉर्म्स, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं एटलीस्ट वो क्या करें, किसी अनाथ बच्चे को, ऑर्फन बच्चे को क्या करें, एडॉप्ट कर लें। जिससे क्या होगा, उस बेचारे बेसहारा बच्चे को भी क्या मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगी और आपको बच्चा मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही एडॉप्टेशन रेट बहुत ही कम है। क्यों ऐसा? बिकॉज वी बिलीव इन ब्लड रिलेशन। हमारे यहाँ तुम्हारा खून नहीं है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में आप देखते हैं एडॉप्टेशन का जो रेशियो है बहुत ही कम है मेरे बच्चों। दूसरी बात क्या कर सकते हैं ना, राइजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप, कितना कर दें, मेल और फीमेल का बताइए, मेल और फीमेल का कितना है, मेल का कितना है 21 ईयर
और फीमेल का कितना है 18। तो अगर हम क्या करें, जैसे आप देखिए किसी फीमेल की एज 18 है, जल्दी मैरिज हो जाती है, गांव में भी आपने देखा होगा, आज भी कुछ की तो 17 16 में हो जाती है, पेपर पे जो है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों की एज 17 ईयर में 18 ईयर में भी मैरिज हो रही है, गाँव में आप देखो हो रहा है ऐसा। तो अब मुझे बताओ 18 ईयर में उसकी मैरिज हुई, 20 ईयर आते आते वो प्रेग्नेंट हो जाती है बेचारी, अब उसके बच्चे हो गए, जब तक 25 ईयर हो तब तक उसके पास 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं। फिर समझ में आती है कि भैया महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पालना कैसे है, क्या क्या देख रेख होनी चाहिए, है ना, ये समझदारी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जब तक 25 ईयर की एज हो रही है उसकी, तब तक क्या रहा, 2-3 बच्चे ऑलरेडी उसके पास हैं, कई बार तो 4 हो जाते हैं। एक स्कूल गया है, एक को गोद में लेकर बैठी है, 2 जो है पैर पकड़ के झूल रहे हैं कि मम्मी नहीं हमको चाहिए ये, है ना, देखा आपने, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम क्या करें, 18 की जगह अगर हम मैरिजेबल एज को 21 कर दें फीमेल की, और जो 21 है उसको 23 कर दें, है ना, 23 कर दें, तो क्या होगा, अब इसमें 2 साल में अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 23 हो गया, तो 1 से 2 ही बच्चे पैदा हो पाएंगे, तब तक उम्मीद लगाई जाती है कि समझदारी आ जाएगी, ठीक है, 25 तक। हालांकि इसका एज से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है ना। आओ अब कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एमसीक्यूज थोड़ा सा सॉल्व कर लें, है ना, थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व कर लें, मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे सूखा सूखा सब चला जाएगा। चलो बताओ, ये बताओ, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी करेक्ट है तो 1B लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1 का सी करेक्ट है तो 1C लिखिएगा। इसी तरह जब दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा तो सेकंड क्वेश्चन का अगर आपको लगता है ए तो सेकंड ए या सेकंड बी ऐसे लिखते चलिएगा, जिससे मुझे पता चल सके। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना राइट आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। तो पूछा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ, बताइए, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा पूछा क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन, कब स्टार्ट हुआ, इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट होना, हमारी आज़ादी के 4 साल बाद, कि 4 बच्चे ना हो, देखो 4 साल बाद कि 4 बच्चे ना हो, 2 ही हो, ठीक है, तो 1951 में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH, RCH का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन दिया है बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ, क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न बाय द टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, कोरियोनिक फ्लूइड फ्रॉम द क्रोमोसोम पैटर्न आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्रोमोसोमल पैटर्न बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जन्म से पहले ही हम क्रोमोसोमल चीजें पढ़ सकते थे, डीएनए के बारे में पढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस, तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर जितने होंगे, जीन वाले, डीएनए वाले, सब पता लगा पाएंगे, क्या नहीं लगा पाएंगे, जॉन्डिस, क्योंकि ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है बेटा, ठीक है, बाकी सब पता लगा सकते हैं, ठीक है। पूछा है नॉट, कैन नॉट, क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे शेरों, आ जाओ आ जाओ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताओ, 6 वाला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 6 का। बी, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर, ठीक है। चलो 7 बता दो, 7 बताओ, कॉज ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया क्या है, क्या कॉज है, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन, एजुकेशन तो है ही, है ना, लोगों को बताना। दूसरा कि डिक्रीज हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ कम हो रही है। तीसरे क्या है, इंक्रीज बर्थ रेट, लोगों की पैदावार ज्यादा हो रही है, ठीक है। 7 तक कर लिया बेटा, अब हमें आगे जो पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, इधर आ जाओ।
अब यहां से क्वेश्चन ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद एमसीक्यू, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ अब कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं बताओ? प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऐसे मेथड, ऐसी टेक्निक जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके, उन्हें बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड। लेकिन कंट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं शुड हैव, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए? पहली बात यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरी बात इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब यूजर फ्रेंडली मतलब तुम आसानी से उसे इस्तेमाल कर सको। इजीली अवेलेबल मतलब क्या? पता चले कि तुम इस्तेमाल तो करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे मार्केट में आसपास अवेलेबल है नहीं। अब मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ से पुणे जाना पड़ रहा है या तुम पुणे में रहते हो, मुंबई जाना पड़ रहा है उस चीज़ को लाने के लिए, तो जाएंगे? नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है? तो मतलब वो आसपास आपके अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। क्या मतलब इसका? कि अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉन्डम फॉर एग्जांपल, तो कॉन्डम का इस्तेमाल करने पर प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए, क्योंकि आपने कॉन्डम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है? तो प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए और उसका इस्तेमाल करने पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो या फिर बहुत ही कम साइड इफेक्ट हो, ठीक है? और रिवर्सिबल हो, मतलब जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन जब आपको बच्चे चाहिए आप उसका इस्तेमाल बंद करें तो बच्चे भी हो जाने चाहिए, ठीक है? अच्छा, फोर्थ, नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव्स और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। मतलब जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन कर रहे हों, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उस समय कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? अब क्या क्या मेथड है ध्यान से सुनो। ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, 2 to 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? फिर अलग से सब कुछ दूंगा मैं आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अच्छा ये सारा नोट कहाँ मिलेगा? सारा नोट कहाँ मिलेगा? आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, वहीं पर मॉक टेस्ट, साथ में ये नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और नए यूज़र जितने हैं, जितने भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? आ जाओ। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है बच्चों, वो टेम्परेरी मेथड भी हो सकता है और परमानेंट मेथड, दो तरह का होता है। टेम्परेरी मतलब क्या? जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन परमानेंट मेथड का मतलब है, ये सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, जैसे कि सुना है आपने, ऑपरेशन करा लिया, 2 बच्चे हो गए हैं, ऑपरेशन करा लिया, यही है सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट। इसकी रिवर्सिबिलिटी लगभग ना के बराबर है, एक बार ये हो गया तो आगे बच्चे नहीं होंगे, इसे तुम रिवर्सिबल नहीं कर सकते कि ऑपरेशन करा लिया उसके बाद चाहे कि नहीं भैया हमारा रिवर्स कर दो, फिर से कर दो, मुझे बच्चे पैदा करने, नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, टेम्परेरी मेथड में क्या क्या आएगा? पहला क्या है? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में आप 3 मेथड पढ़ते हैं, क्या? रिदम पीरियड, ये जिसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या सेफ पीरियड कहते हैं, दूसरा विड्रावल और क्वाइटस इंटरप्ट, तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। फिर दूसरा है यहाँ पे बैरियर मेथड, फिर क्या है? केमिकल मेथड, फिर है आयोडीज। याद रखो बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेचुरल मेथड, आयोडीज, ठीक है, यहां से पूछा जाता है, और परमानेंट मेथड से पढ़ना तो सब, लेकिन इन 3 को स्टार कर लेना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव, फिर क्या? इंजेक्टेबल और इम्प्लांटेशन। परमानेंट में आपको क्या पढ़ना है? सर्जिकल मेथड में क्या पढ़ना है? वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर देखो, नेचुरल मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनो। नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। मतलब हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे क्या हो, स्पर्म और ओवा दोनों मिले ही ना। अब नहीं मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज, सो साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील बट चांस ऑफ फेलियर कैसा होगा? हाई। मतलब तुम बाहर से कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन इसके फेल होने का भी चांस ज्यादा है। अच्छा सुनो जरा, जैसे टाइप देखो नेचुरल मेथड के टाइप, पहला है रिदम पीरियड या सेफ पीरियड। इसको जरा समझो, होता क्या है मेरे बच्चों, होता क्या है? आप देखते हैं जैसे कोई फीमेल है जिसका 1 जनवरी को पीरियड आया, तो पीरियड का टाइम कितना होता है? 28 डेज का। तो 28 जनवरी को क्या होता है? कंप्लीट हो जाएगा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ओवुलेशन कब होगा बताओ? 14 जनवरी को, 14th डे पर क्या होता है? ओवुलेशन। ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब है कि एग बनेगा। कब? 14 जनवरी को। जब 14 जनवरी को एग बनेगा तो मुझे बताओ स्पर्म की लाइफ बताओ मेरे बच्चों, स्पर्म की लाइफ कितनी होती है? 2 to 3 डेज होती है।
ओवा की लाइफ कितनी होती है बताओ? 24 आवर यानी 1 डेज होती है ना? ये तो हमको पता है, ठीक है। तो क्या मैं बोलूं एग जो जिंदा रहेगा 14 से लेकर के 50 जनवरी तक जिंदा रहेगा? बोलो, बिल्कुल सही। तो हमें अगर बचना है प्रेगनेंसी से, किसी पेरेंट्स को बचना है, किसी कपल को बचना है कि नहीं नहीं अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करें? क्या करें? इस 14 से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मेटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 जनवरी से 17 जनवरी तक, है ना, 17 जनवरी तक फिजिकल रिलेशन मेंटेन ना हो तो क्या होगा? इसको हम बोलेंगे सेफ पीरियड। क्या बोलेंगे? सेफ पीरियड। सेफ पीरियड क्यों? क्योंकि अगर इसने, सेफ पीरियड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये वो है जिसको सेव करना है आपको, अगर बच्चे नहीं चाहिए तो। नहीं तो क्या होगा? इसी टाइम ओवुलेशन होगा, एग बनेगा, और अगर फिजिकल रिलेशन मेंटेन हुए तो इंसेमिनेशन होगा, एग फर्टिलाइज हो सकता है। एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस दौरान क्या करना पड़ता है? फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चांस ऑफ फेलियर हाई क्यों है? क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाती है। तो अगर 3 दिन, सपोज करो 3 दिन बाद आया, ठीक है, 3 दिन बाद स्टार्ट हुआ, होना चाहिए था 1 जनवरी से पीरियड स्टार्ट, लेकिन सपोज करो 3 या 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो अब ये ओवुलेशन की डेट 3 दिन आगे बढ़ जाएगी, अब 17 जनवरी को होगा। तो 17 जनवरी को अगर होगा ओवुलेशन तो एग कब तक जिंदा रहेगा? 18 जनवरी तक जिंदा रहेगा। और अगर 18 को मेटिंग हुई तो देखो एग तो अभी भी जिंदा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? इस तरीके से चीजें काम करती हैं। इधर देख लो बच्चों, तो देखो मेथड इन विच कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम द कोइटस, फिजिकल रिलेशन से, कब से बेटा? 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब क्या होता है? ओवुलेशन एक्सपेक्टेड। तो हम उसको बोलते हैं रिदम पीरियड या सेफ पीरियड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूरी बना लेना। ठीक। दूसरा क्या होता है? विड्रावल या फिर कोइटस इंटरप्ट। क्या मतलब है इसका सर? इसका क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कोइटस इंटरप्ट क्या होता है? इधर देखो, जैसे यहां पर देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मुझे बताओ, यहां पर सपोज करो ये फैलोपियन ट्यूब है बेटा, ठीक है, ये बड़ा भयानक बन गया लेकिन तुम समझते हो। सर क्या बना रहे हो? कोई बात नहीं। यहां सपोज करो बेटा एग है, ये एग है, ध्यान से सुनो। मेल का जो पेनिस है वो इंटर करेगा यहाँ पे और इजाकुलेशन होगा, तो स्पर्म यहां से क्या करता है? मूव करता है, आगे की तरफ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन क्या हो, मेल का जो पेनिस है इजाकुलेशन होने से पहले ही वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल ले, और फिर क्या हो? इजाकुलेशन बाहर की तरफ। हाँ, स्पर्म यानी एंट्री नहीं कर पाएगा। जब स्पर्म ही एंट्री नहीं कर पाएगा, स्पर्म बाहर गिरेगा, तो क्या होगा? इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी फेल होने का चांस है। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर पेनिस इंटर करता है तो यहां पेनिस के टिप पर, ग्लैंस पेनिस पर कुछ सीमेन प्रेजेंट हो सकता है, और 1 ml सीमेन में कितना? 80 to 100 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं मेरे बच्चों, और एक ही स्पर्म काफी है तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए इसके फेल होने का चांस ज्यादा है। फिर आते हैं आगे, देखो तो देखो मेथड इन विच मेल पार्टनर क्या करता है? विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन एंड प्रिवेंट व्हाट? इंसेमिनेशन को रोक देगा। ठीक है, अच्छा फिर मुझे बताओ लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये होता है, जैसे किसी फीमेल की डिलीवरी जिस दिन हुई वहां से आगे के 6 महीने तक, 6 मंथ तक बेटा क्या होता है? इंटेंस लैक्टेशन होता है। तो उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बनता है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? पीरियड्स आने नहीं देगा। यस, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक पीरियड्स नहीं आते। अब पीरियड्स नहीं आएंगे तो एग ही नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। याद रखें आप। तो देखो, menstrual cycle do not occurs during the intense lactation। lactation का मतलब मिल्क प्रोड्यूस होना।
पीरियड अप टू 6 मंथ आफ्टर पर्चुरेशन एंड चांस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑलमोस्ट नील, लगभग ना के बराबर। पीरियड ही नहीं आ रहे तो एग बनेगा ही नहीं, है ना। दूसरा क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर का क्या मतलब होता है, कोई फिजिकल बैरियर है जो रोक रहा है किसको, स्पर्म और ओवा की मेटिंग को। तो देखो, इन बैरियर मेथड स्पर्म एंड ओवा आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD से बचाता है, जैसे एड्स वगैरह हो गया ना, उससे भी बचाता है। और बैरियर में क्या आता है, सबसे वेल नोन है आपका कॉन्डम, ये एक बैरियर है। तो कॉन्डम तो पहली चीज प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, दूसरी चीज एड्स भी फैलने नहीं देता, और एड्स से जो सिमिलर डिजीजेस हैं उनको भी फैलने से रोकता है। अच्छा, ये क्या है बेटा, सेल्फ इंसर्टेड किया जाता है, प्राइवेसी इसमें मेंटेन रहती है, मतलब जो इसका इस्तेमाल कर रहा है बस उसको पता है। एंड यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब बैरियर का दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब बैरियर हैं कौन कौन से, ध्यान से सुना। जो बैरियर होते हैं वो दो चीज़ों, या तो रबर के या तो लेटेक्स की मैं बोल सकता हूँ, बने होते हैं। जैसे आप देखो कॉन्डम, ये नॉन रीयूजेबल है। नॉन रीयूजेबल का मतलब एक कॉन्डम सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बार बार आप इस्तेमाल उसे कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी बात, निरोध जो है वो एक फेमस ब्रांड नेम है, पॉपुलर ब्रांड नेम है किसका, मेल कॉन्डम का। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल कर लेना एक बार। एंड कॉन्डम दोनों की तरफ से दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। मेल के केस में कॉन्डम के किसको कवर करेगा बेटा, पेनिस को कवर करता है। फीमेल के केस में किसको, वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। और फीमेल कॉन्डम को बोलते हैं फेमीडोम। क्या बोलते हैं, फेमीडोम कहते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जिनका सिर्फ फीमेल इस्तेमाल करती है और ये रीयूजेबल होते हैं। देखो जरा, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वोल्ट हो गया, ये सभी के सभी रीयूजेबल हैं। ओनली यूज बाय फीमेल, कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटिक्स। तो फीमेल का जो सर्विक्स होता है ना, आपको पता है, ठीक है, फीमेल का जो सर्विक्स होता है ये वाला सर्विक्स, और नीचे क्या है, वजाइना, ये है सर्विक्स और नीचे है वजाइना, दोनों को कवर कर लेगा, जनरली सर्विक्स को। जिससे क्या होगा, स्पर्म कभी भी यूटेरस में नहीं जा पाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इनटू यूटेरस। क्लियर है मेरे बच्चों। आगे देखो, ये है फेमिडोम, फीमेल का कॉन्डम, ये है मेल का कॉन्डम, ये है डायफ्राम। अब इन सभी के साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे क्या किया जा सके, रोका जा सके। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करने वाली, जैसे हर्बिसाइडल हर्ब्स को किल करने वाली, इंसेक्टिसाइडल इंसेक्ट को किल करने वाली, वैसे ही होती हैं स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को किल करने वाली। ध्यान से सुनो, केमिकल मेथड कहते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली एंड फोम्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विथ बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। मतलब ये जो डायफ्राम वगैरह है, वोल्ट है, इन सब के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उससे क्या होगा, चांस ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP कर लेना इसको, वेरी IMP, ठीक है, कर लेना इसको, ध्यान से सुनो। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, पहले तो इसको पढ़ लो, एक सेकेंड। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड तो काफ़ी अच्छी है ना। ध्यान से सुनो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, पहले तो फुल फॉर्म याद रखना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या है बेटा, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। कहाँ पे, इंडिया में, मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। क्या मतलब है, ये सबसे आइडियल मेथड है उन फीमेल्स के लिए जो अपने दो बच्चों के बीच में गैप देना चाहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर दो बच्चे हैं, उनके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे एक या 1.5 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, 1 साल का तो नहीं होगा, 1.5 साल का, 2 साल का अंतर है, तो वो बच्चे आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो बच्चे जनरली जिनमें 4 साल 5 साल का गैप है, तो उनमें लड़ाई थोड़ा कम होती है। आपने देखा होगा ऐसा, थोड़ा रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी सोशल भी एक साइकोलॉजिकल भी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो दो बच्चों के बीच में गैप करना हो तो भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर वही डिले प्रेगनेंसी करना हो तो भी आप कर सकते हैं।
आईडीज में पहला है क्या बेटा, इसके एग्जाम्पल पूछता है और फंक्शन पूछता है। नॉन मेडिकेटेड आईडीज, नॉन मेडिकेटेड मतलब यहाँ पे कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या करता है। सबसे पहले समझो, फीमेल का जो यूटेरस होता है मेरे बच्चों, फीमेल का जो यूटेरस होता है उसमें लिपिस लूप ऐसी एक डिवाइस होती है, उसको इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमको पता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन चीज आती है तो हमारी फैगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या होती हैं, वहां पर जाकर के उसको मारने की ट्राई करती हैं। तो मुझे बताओ, जैसे ये फॉरेन लिपिस लूप, ठीक है, लिपिस लूप एग्जांपल है, लिपिस लूप ये आएगा तो बहुत सारी WBC सेल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट यहाँ आ जाएंगी, और जब एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, मेटिंग के टाइम पर जब स्पर्म यहाँ से एंट्री करेगा तो यूटेरस में बहुत सारी WBC सेल होंगी, तो किसको खा जाएंगी सर, स्पर्म को। अब स्पर्म का काउंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कम हो जाएगा। देखो जरा, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, किसको, स्पर्म को, इन यूटेरस एंड हॉस्टाइल या रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट इन यूटेरस। देख लो, हो गया। कॉपर रिलीजिंग आईडीज क्या करती हैं, ये कॉपर रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है मेरे बच्चों, यहां से स्पर्म जो जा रहा है उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो वो कभी भी एग तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखो जरा, डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। एग्जांपल याद रखना, इसके लेपिस लूप है, इसका क्या है मेरे बच्चों, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, कितना, मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, हार्मोन रिलीजिंग मतलब कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट करेगी, है ना, कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट करेगी। कॉपर टी कैसा दिखता है, कॉपर टी कैसा दिखेगा मैं आपको बताऊं, नाम ही है कॉपर टी, ठीक है, तो ये टी के जैसा दिखेगा, ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, टी के जैसा दिखेगा, ऐसा कॉपर रिलीज करता है। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज कुछ ऐसी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती है। इंट्रा मतलब देखो, इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस में लगाते हैं डिवाइस, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी डिवाइस जिसे हम यूटेरस के अंदर लगाते हैं उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अच्छा, अब कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे वो प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या फिर एस्ट्रोजन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग यूटेरस अनस्टेबल, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन and prevent ovulation and cervix hostile to sperm, that is increase the thickness of cervical mucus to trap sperm। क्या मतलब है मेरे बच्चों, क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। दूसरी बात, प्रिवेंट कर देगा ओवुलेशन, मतलब एग ही रिलीज नहीं होगा। अब एग ही रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज भी हो गया तो इम्प्लांटेशन से रोक रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पे सर्विक्स के पास में जो म्यूकस होंगे वो उसको बहुत ही डेंस कर देगा, तो स्पर्म इसी में ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा स्पर्म इसी में, तो कभी भी एग तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरीके से भी रोकता है इसे। एग्जाम्पल याद रखना मेरे बच्चों, प्रोजेस्टेजर्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है LNG-20, तो याद रखना इसको, LNG-20, ठीक है। ये देख लो, एक्चुअल में ये ऐसा है, ये है लिपिस लूप, क्या है, लिपिस लूप, ठीक है। ये देखो कॉपर टी, अब यही कॉपर टी देखो यहाँ पर लगाई गई है, देख रहे हो बच्चों, यूटेरस के अंदर लगाई गई है। आ जाओ, दूसरा है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब होता है, ओरल 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 मतलब होता है माउथ। कुछ ऐसी दवाएं जिसे खाई जाता है, उसके थ्रू रोका जा सकता है। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, देयर आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, ठीक है, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, हेंस आर पॉपुलरली नोन एज व्हाट, या पॉपुलरली कॉल्ड एज व्हाट, पिल्स। अच्छा, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट, और पिल्स का बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है, और इसे हम कितने दिनों तक लेते हैं बच्चों, 21 डेज तक लेते हैं, स्टार्टिंग प्रेफरेबली फर्स्ट 5 डेज आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, ध्यान सुनो, मेंस्ट्रुएशन जहाँ पे होता है, इसका मतलब है मेरे बच्चों, जैसे समझो, देखो सपोज करो 1 जनवरी से क्या होता है, पीरियड स्टार्ट था, कब कंप्लीट होगा, 28 जनवरी को, ठीक है। तो होता क्या है मुझे बताओ,
फर्स्ट से लेकर के 5th डे तक क्या चलता था बताओ? ये ब्लीडिंग फेज थी, ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के 13 डेज तक क्या चलती है? फॉलिकुलर फेज चलती है ना, फॉलिकुलर फेज चलती है या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। 14th डे पर ओवुलेशन हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ से क्या चलती है? सेक्रेटरी या फिर क्या ल्यूटियल फेज चलती है, ये हमको पता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, ये जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज है यानी कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक, इस टाइम पर ये दवा नहीं खानी, पिल्स नहीं खानी है, इसके बाद खानी है, ठीक है। फर्स्ट वीक में जनरली ये 5th डेज जहां पे पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, इसमें नहीं खाना है। इसके बाद 21 दिनों तक खानी है, हाँ ठीक है। फिर जब दवा खत्म हो जाए तो फिर जब पीरियड्स आ रहा है तब नहीं खानी, फिर अगला उसके बाद स्टार्ट कर देना है। इसी बात को यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। टेकन डेली फॉर 21 डेज। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1st 5th डेज, है ना। फर्स्ट स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन 1st 5th डेज, है ना। मतलब 5th डेज से आप कर सकते हो जब पीरियड्स ब्लीडिंग हो चुकी हो, सब खत्म हो चुका हो उसके बाद, लेकिन 1st वीक में ही, है ना। फिर आगे क्या, जब खत्म कब दवा हो जाएगी बताओ? सपोज करो 5th डे से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो प्लस 21 डेज तक तुम्हें खाना है, तो कितना डेज हो गए बताओ? 21 और 5 कितना हो गया? 26 डेज, ठीक है। फिर एक हफ्ते का गैप दे दो, 7 डेज का गैप दे दो, तो मुझे बताओ 28 दिन की साइकिल होती है, तो +2 2 दिन का इधर गैप हुआ, फिर आगे 5 दिन नहीं खाने हैं ना, तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा आगे भी 5 दिन नहीं खाने। कई लोगों को तो समझा ही नहीं होगा, है ना। बता देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ज्ञानियों, रुक जाओ, इधर देखो, इधर भी देखो, सुनो, इधर देखो, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझो बेटा। 1 जनवरी को पीरियड आया, फिर क्या है मुझे बताओ? 28 जनवरी को पीरियड खत्म हो रहा है, पहला वाला। दूसरा पीरियड यहां से 29 से स्टार्ट होगा और ये आगे की तरफ चलेगा, ध्यान से सुनना। तो बोल रहा है सपोज करो 1 से लेकर 5th जनवरी तक दवा नहीं खानी है, लेकिन 5वीं तारीख से क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। 5 तारीख से लेकर तुम खाओगे तो 5 डेज ये हो गए, 5 डेज प्लस 21 डेज के लिए तुम खाओगे तो कितना हो गया? 26 ना, 26 जनवरी आ चुकी होगी। तो मुझे बताओ 26 जनवरी को यहाँ तक टैबलेट खत्म हो चुकी होगी, टैबलेट फिनिश हो चुकी होगी। अब फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हें गैप करना है 1 हफ्ते का, 7 दिन का गैप दो। तो देखो 27, 28 ये 2 दिन हो गए, ये 2 दिन इस महीने में गैप हो गए, इस पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड है ना, यहाँ से 28 तक, तो इसमें 2 दिन गैप हो गया। फिर आगे भी 5 दिन नहीं खाने, मतलब अगला जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है 29 से, ठीक है, आगे भी 5 दिन। अब ये जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है 29 से, तो मुझे बताओ फिर से क्या होगा? 5 दिनों के लिए क्या होगा? ब्लीडिंग फेज होगा। तो मुझे बताओ 29, फिर 30, सपोज करो 31, फिर क्या आ जाएगा? जनवरी के बाद क्या आ जाएगा? 1 फेब, 2 फेब, 3 फेब, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 हफ्ते के लिए नहीं खाना है। 27 जनवरी को नहीं खाया, 28 को नहीं खाया, 29, 30, ठीक है, 31 और 1, देखो, ठीक है, ये 4 हो गए, ये 5, लो जी देखो 2 तारीख तक दवा नहीं खानी। कब से कब तक? 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक दवा नहीं खानी। 3 तारीख को फिर खा सकते हो, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा? फिर से पीरियड आ जाएगा दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नहीं समझ में अगर आ रहा है ना तो रिपीट करके देख लो, और नहीं समझ में आ रहा है तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, छोड़ो, जाने दो, ठीक है। हाँ आ जाओ, बस कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, ओरल कंट्रासेप्टिव मेड अप ऑफ किसका? प्रोजेस्टोजन। प्रोजेस्टोजन यानी प्रोजेस्टेरॉन का जो सिंथेटिक फॉर्म है उसको प्रोजेस्टोजन कहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। फंक्शन क्या करता है? प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, रोकेगा, और क्वालिटी चेंज कर देगा किसका? सर्वाइकल म्यूकस का, जिससे स्पर्म जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे उधर, हमको पता है। टाइप कौन कौन है बेटा? मालाडी, ये मिक्सचर होता है प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का। सहेली आपने पढ़ा कि नॉन स्टेरॉयडल होता है, CDRI ने बनाया था, वंस अ वीक पिल होता है ना। ये सारी कहानी आपने पढ़ी कि ये क्या करता है? प्रिवेंट कर देगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, तो फिर ब्लॉक कर देगा, तो फिर इंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा।
बहुत अच्छे मेरे बच्चे। इंजेक्शन या इम्प्लांट, क्या करते हैं हम, कुछ मैच स्टिक्स जो होती है ना, माचिस की जो तीली होती है उस लेवल की कुछ रॉड होती है जिलेटिनस, उसको स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं और वो 3 से 4 सालों तक कंटिन्यूअस प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करती रहती हैं, जिससे बॉडी को, ब्रेन को लगता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है, बट है नहीं वो, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में या तो किसे इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट्स ऑफ पिल एंड देयर इफेक्ट पीरियड आर मच लॉन्गर, 3 से 4 सालों तक ये काम करता है। अच्छा, अगर किसी फीमेल का रेप हो जाए या फिर कोई फीमेल, मतलब एक तरीके से समझो कि फिजिकल रिलेशन बन जाए अनवांटेड, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बन जाए, तो उसे 72 आवर्स के अंदर ही आईओडीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या कर सके, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सके। इस चीज़ को जानते रहिए आप, ठीक है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आईओडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब परमानेंट मेथड है, टेम्परेरी हमने पढ़ लिया, टेम्परेरी पढ़ लिया सर। परमानेंट में क्या था, सर्जिकल मेथड था। 2 चीज़ें होती, पहले ध्यान सुनो, इसमें हम करते क्या हैं। परमानेंट मेथड में हम करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, तो मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। कैसे सर, देखिए ये हाईली इफेक्टिव होता है, बट रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है, वेरी पुअर, रिवर्स नहीं कर सकते। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड व्हाट, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये पर्सन कैसा होगा, स्टेराइल होगा। वैसेक्टॉमी पहला होता है, दूसरा होता है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, इधर देखो, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल में होती है वास डिफरेंस, ये देख रहे हो ना, ये ट्यूब, वास डिफरेंस, ये ट्यूब है जो टेस्टिस से स्पर्म को लाती है। इस ट्यूब को ही, वास डिफरेंस को ही कट करके हम बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं। स्क्रोटम में छोटा सा सीजर लगाते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं और इसको टाइट करके बांध देते हैं। तो क्या होता है, अब टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहा है वो घूम करके बस यहीं तक आएगा, कभी भी ये बाहर की तरफ नहीं आएगा स्पर्म। अब जब स्पर्म ही नहीं आ रहा है, गैमेट ही नहीं आ पा रहा है, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया। टॉमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, कट करके बांध दिया। ट्यूबेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल में होती है, याद रखो। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, फीमेल के केस में लोअर एब्डोमिनल पार्ट या फिर वेजाइनल ओपनिंग से हम क्या करते हैं, छोटा सा कट लगा कर फैलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे बांध देते हैं। तो क्या होता है, एग रिलीज होगा लेकिन एग यहाँ पर रहेगा। अब हमने फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया है, तो स्पर्म कभी भी यहाँ से एम्पुला तक नहीं जा पाएगा, दोनों में मैटिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेल के केस में वैसेक्टॉमी क्योंकि वास डिफरेंस कट कर रहे हैं, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टॉमी क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान सुनो। मैंने बताया स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस कट एंड टाइट है ना, ये रिमूव कर देते हैं। इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं, स्क्रोटम में। मेल के केस में 10 मिनट का काम है। क्या चीज़ें होंगी फिर भी, अगर किसी ने वैसेक्टॉमी करा रखी है किसी मेल ने, तो फिर भी क्या चीज़ें होंगी, रुकेगा नहीं। क्या नहीं रुकेगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यानी स्पर्म बनेगा उसके टेस्टिस में। स्पर्मियोजेनेसिस होगी, मतलब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाएगा। स्पर्मिएशन होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलेगा। स्पर्म मैच्योर भी होगा और मोटाइल भी होगा, कहाँ, एपिडिडाइमिस में, क्योंकि हमने टेस्टिस या एपिडिडाइमिस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है। फिर बताओ, सीमेन विदाउट स्पर्म होगा, सीमेन में स्पर्म नहीं होगा क्योंकि आपने वास डिफरेंस को ही कट करके बांध दिया था। और सीमेन क्या था, सेमाइनल प्लाज्मा जो सेक्रेट हो रहा था सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से और कॉपर्स ग्लैंड से, और स्पर्म के साथ मिलकर बनाता था ना सीमेन। तो यहां पर सिर्फ स्पर्म बाहर है, सिर्फ फ्लूइड ही बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो सीमेन तो होगा लेकिन विदाउट स्पर्म होगा मेरे बच्चा, ठीक है। क्या नहीं होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, क्या, फर्टिलाइजेशन। जबकि ट्यूबेक्टॉमी में आप देखो, हम छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं कहाँ पे बताओ, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में या फिर कहाँ, वजाइना में। अब क्या चीज़ें होंगी ट्यूबेक्टॉमी में, क्या चीज़ें होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, क्यों, हमने यूटेरस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है,
oogenesis होगी। oogenesis कहाँ थे? ओवेरी में होता था, एग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमने ओवेरी के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है। ओवुलेशन भी होगा, बट क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? बहुत अच्छे। अब याद रखो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या दिख रहा है सबको? बढ़िया दिख रहा है बेटा? विजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा विजिबल है ना? ध्यान सुनो, MTP इंपॉर्टेंट है। MTP का फुल फॉर्म याद रखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या मतलब है इसका? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस एबॉर्शन। क्या मतलब इसका? बच्चे को पूरा ग्रो होने से पहले ही उसको जानबूझ करके या इंटेंशनली या फिर क्या, इंटेंशनली या फिर क्या, वॉलेंट्री, जानबूझ करके आपने क्या किया, उसे एबॉर्ट करा दिया, यानी अबॉर्शन करा देना। उसी प्रोसेस को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सेफ कब तक हो सकता है? अप टू 12 वीक, यानी 3 महीने तक। और आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक किसी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो 6 महीने 12 वीक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन 24 वीक से कम हो। 6 महीने से कम बेबी हो लेकिन उससे ज़्यादा हो, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू बेबी बहुत तेज़ी से अटैच हो चुका होता है, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अटैच हो चुका होता है मदर से। तो प्लेसेंटा जैसे आप निकालेंगे ना, तो ब्लड वेसल ज़्यादा रप्चर होंगी, ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड मदर की डेथ हो सकती है, बेबी तो मरेगा ही। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, ओपिनियन यहाँ पर, अगर 3 महीने से ज़्यादा है बेबी की डेथ, बेबी की एज, उस केस में आपको 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। टोटल MTP हर साल लगभग 45 to 50 मिलियन कराई जाती है। लगभग हर 5 में से 1 जो प्रेगनेंसी उसे टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, लगभग 5 करोड़ लोग हर साल पेट में ही मार दिए जाते हैं इस दुनिया में, याद रखें बच्चों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP कब लीगलाइज किया था? 1971 में, कुछ रिस्ट्रिक्टेड केस में, जैसे कोई किसी फीमेल का रेप हो गया और उसने कंसीव कर लिया। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उसे रेपिस्ट का बच्चा बोलेंगे, या फिर उसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं होगी और उसकी माँ खुद उससे नफरत करेगी कि उसके साथ जो गलत हुआ था और बच्चा जो है उसके सामने घूम रहा है। ठीक है, किसी और का बच्चा वो लेकर ढो रही है, या किसी और बच्चे की जिसके साथ उसकी लाइफ में बहुत गड़बड़ चीज़ें हुई। ठीक है, सोशली, मोरली, इमोशनली, ये जो सारी चीज़ें थी वो टेंशन क्रिएट करेगा वो। ठीक है, तो अब उस बच्चे की भी लाइफ अच्छी नहीं होगी, उस मदर की भी लाइफ अच्छी नहीं होगी, इसलिए उस केस में, रेप के केस में हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे बच्चों, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना कर सके मदर, उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो या बहुत घाव लगा हो, ठीक है, तो उस केस में भी वो टर्मिनेट कर सकती है। ये सारे अमेंडमेंट कब लाए गए? 2017 में। इसमें संशोधन किया गया, करेक्शन किया गया। ठीक है बेटा, तो वो जो मैंने आपको बताया रेप के केस में, है ना, अगर मदर की लाइफ थ्रेट है, खतरा है माँ की जान को, या बेबी जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में भी हम MTP करा सकते हैं। अच्छा, MTP जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड है, बट इलीगल है। ठीक है, याद रखें इस बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बहुत सारे नाम हैं, याद रखो आप। STI फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। PIDs है ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। VD वेनरियल डिजीज। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, रुक जाओ, कहाँ गया, आ जाओ, बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। तो ये सारे मैंने फुल फॉर्म रखे हुए हैं, तो एक बार आपको इनको पढ़ना चाहिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सब समझ में आएगा। अच्छा, ये होते क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या? ध्यान समझो। इन्फेक्शन और डिजीज विच ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन। मतलब क्या? ऐसे डिजीज या इन्फेक्शन जो सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने की वजह से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, उनको एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। जैसे देखिए, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। कौन कॉज करता है? क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस। गोनेरिया
नाइजीरिया गोनरी, ये बहुत पूछा जाता है। सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम, क्या नाम है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। कैंक्रोइड, हीमोफिलस डुक्री। कुछ वायरस होते हैं जो कि ऐसी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे जेनेटल हर्पिस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल वर्ड्स कंडीशन कौन लाएगा, पापी लोग बहुत ही बुरी कंडीशन ला देते हैं ना लोगों के जीवन में, तो ऐसे याद रखिए। जेनाइटल वर्ड्स क्या, ह्यूमन पापीलोमा वायरस, क्या बोलेंगे, ह्यूमन पापीलोमा वायरस, पैपिलोमा है, पापीलोमा बोल देना। तो जेनाइटल वर्ड्स किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पापी लोगों की वजह से, पापीलोमा। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस। एड्स के लिए फेवरेट है तुम्हारा डिजीज, तुम्हें पता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर प्रोटोजोन की वजह से क्या होता है, ट्रैकोमोनियासिस, ट्रैकोमोनास वेजिनालिस, ये वो प्रोटोजोन है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर देखो, अब STI के कुछ फीचर हम समझो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है उसके फीचर क्या होता है। पहली चीज, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, किससे ट्रांसमिट होता है, किन किन चीज़ों की वजह से ये फैलता है। पहली चीज, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। क्या मतलब है, डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से पूरे मोहल्ले को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फैल जाएगा। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ही से सबके ब्लड सारे वुंड उसी से बिना स्टेरिलाइज किए हुए काम किए जा रहे हैं। या तो किसी पर्सन को एड्स है, वो चला गया रक्तदान करने, ब्लड डोनेट कर रहा है भंडारे में, सबको हो जाएगा। या फिर किससे मेरे बच्चों बताइए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, माँ से बच्चे को हो सकता है एड्स वगैरह के केस में, ठीक है। या फिर सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने से, फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने से, उससे भी होता है। हाई चांस कब होता है बताओ, याद रखो, 15 to 24 की एज में। क्यों, जिस एज में तुम हो, मैं तो बाहर हूं इससे। क्यों, क्योंकि इस एज में हार्मोन पीक पर होते हैं, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, एडवेंचरस कुछ करना चाहते हैं, तो डेटिंग ऐप वगैरह पे देखो इसी एज के लोग ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लोग एक दूसरे का नंबर मांग रहे होते हैं, ID मांग रहे होते हैं, हार्मोनिकल प्रॉब्लम है ये सब, तो एड्स होने का खतरा ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद क्यों नहीं, उसके बाद जनरली लोगों की मैरिज हो जाती है, तो जो बॉडी की नीड है वो फुलफिल हो जाती है लोगों की, है ना, या लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, तो थोड़ा प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इधर उधर ज़्यादा कूदते नहीं। इधर आ जाओ, अर्ली सिम्टम, अगर हो गया एड्स वगैरह तो क्या दिखेगा सिम्टम, पहला ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी बच्चों, कहाँ पे, जेनिटल रीजन में। फीमेल में भी एसिम्प्टोमेटिक, फीमेल जो होगी उसमें कैरेक्टर कई बार दिखते नहीं है ना, रिमेन अनडिटेक्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, कई सालों तक, कई महीनों तक फीमेल जो है वो उसमें लक्षण पता नहीं चलते, तो वो क्या करेगी, कैरियर का काम करेगी, वो ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, क्या एबनॉर्मलिटी आ सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, बेबी डेड पैदा हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूटेरस के कहीं बाहर यानी फैलोपियन ट्यूब वगैरह में इम्प्लांटेशन हो सकता है, उस केस में बेबी डेवलप नहीं होगा, एबॉर्शन ही होना है। इनफर्टिलिटी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर हो सकता है मेरे बच्चों। तो बचें कैसे, अवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर। आज के टाइम पर तो ये उल्टा ही है सर, है ना, आजकल लोग महानता समझते हैं इस मामले में कि अरे मेरे तो 10 बॉयफ्रेंड है, मेरे तो 10 गर्लफ्रेंड है, 15 गर्लफ्रेंड है, सबको पता है, एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं, लेकिन टिके हुए हैं, क्यों, मजा आ रहा है। याद रखें, जब ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, समझदारी किस चीज में बेटा, मजा तो मैंने हमेशा कहा ना, जब गलत चीजें आप करते हो तो मजा बहुत आता है। अगर तुम्हें पता चल गया कि सामने वाला इस तरह का बिहेवियर है उसका, फिर भी आप टिके हुए हैं क्योंकि मजा आ रहा है, तो सबसे आपको लगेगा आपका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हो रहा है आपका टाइम, आप अपना क्रूशियल टाइम आप अपना उस पर्सन के लिए दे रहे हो, मजे के लिए दे रहे हो, जिस पर्टिकुलर टाइम का यूज करके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सोशली स्टेबल हो सकते हो। हाँ, ये जो एज है ना आपकी, इस एज में फोकस्ड होना बड़ा जरूरी है। तो जब आपको लगे कि नहीं आपका तो कुछ नहीं जा रहा, आप तो सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो, सामने वाला भी यही सोच रहा है, कोई बात नहीं, उसका 2-3 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन मजा आ रहा है बात करने में, ठीक है, करो, बर्बाद करो टाइम, हो जाएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और समय रहते समझ में आ जाए सर तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो समय जब समझाता है तो बड़ी तकलीफ होती है ना। आ जाओ, ठीक है। प्रिवेंशन,
ठीक है, मल्टीपल और अननोन पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं करना। आजकल तो ब्लाइंड डेट चलता है ना, ब्लाइंड डेट करते हैं लोग। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटिस, सही है। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। बाबा बंगाली के पास नहीं जाना है, याद रखें आप, ठीक है। कि हाँ झाड़ फूक के लिए चले गए, बाबा जी देखिए ना कुछ सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना है। कुछ नॉन क्योरेबल डिजीज होते हैं, स्टार किया है मैंने, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। ट्रिपल एच, आपने WWE देखा होगा तो उसमें एक प्लेयर था ट्रिपल एच, ऐसे यार में एच एच एच, मतलब एच फॉर, फर्स्ट एच फॉर HIV, दूसरे एच फॉर हेपेटाइटिस B, थर्ड एच फॉर हर्पीस मतलब जेनाइटल हर्पीस। क्लियर है? ये 3 ऐसे हैं, अगर हो गया आपको तो आपको मरना तय है सर, डेथ पक्का होगी, ये क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, मैरिज को 2 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन उनमें रिलेशन मेंटेन हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। उस केस में हम उस पार्टनर को स्टेराइल कंसिडर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि जो डिफेक्ट होता है, जो एबनॉर्मलिटी होती है, वो मेल में होती है ज़्यादातर केस में। लेकिन फिर भी इसमें अगर किसी कपल में ऐसा है तो उनको ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर से नफरत करना चाहिए। इट्स अ फिजियोलॉजिकल, ये कॉमन है। ये इसलिए भी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं ना वो डेड कर जाते हैं। कपड़े जो लोग पहनते हैं बहुत टाइट टाइट पहनते हैं, जीन्स प्रॉपर स्किनी जीन्स पहनते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है। जो चीज़ें खाते हैं आप, बहुत सारे लोग देखिए उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। इन सब का इफेक्ट पड़ता है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। अब ये जो कपल इनफर्टाइल हैं उनको हम बच्चे पैदा करा सकते हैं, उनको बच्चे हो सकते हैं। कैसे? आर्ट की हेल्प से। आर्ट क्या है बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा किसमें? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। IVF का फुल फॉर्म याद रखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी लैब में होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? 2 तरह की टेक्निक होती है। ये फ्लो चार्ट समझ लो, सारा खेल समझ में आ जाएगा, फिर हम MCQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम MCQ सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। पहली चीज समझो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट में होता क्या है? आर्ट में 2 टेक्निक है। पहला है IVF, दूसरा है इन विवो। IVF में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है आपने क्या किया, मेल जो मेल था और जो फीमेल थी, क्या किया? ध्यान सुनो, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, फीमेल से यहां पर क्या किया आपने? एग ला दिया, ठीक है। एग लिया फीमेल से, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। मेल से क्या लिया आपने बताओ? स्पर्म। इस स्पर्म को यहां पर डाल दिया, तो स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो गए, तो यहां पर क्या बन जाएगा? एग फर्टिलाइज होकर क्या बना लेगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट को हम क्या करेंगे? फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और हार्मोन वगैरह हम इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे, काम हो जाएगा, वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो हम जनरली क्या कर रहे हैं? IVF टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, जाइगोट बाहर बना, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, टेस्ट ट्यूब में हुआ, लेबोरेटरी में हुआ, और यहां से क्या होता है? जाइगोट डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां? फीमेल की बॉडी में। अगर मेरे बच्चों ये एम्ब्रियो जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक का है, तो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट को हम कहां ट्रांसफर करें? इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, फैलोपियन मतलब क्या? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। जब 8 सेल होंगी तो कहां? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, तो जिफ्ट बोल देंगे। लेकिन 8 सेल से ज्यादा हुआ, 16 सेल हो गया, 32 सेल हो गया, अगर इतनी सेल स्टेज है ब्लास्टोमियर्स, तो उसे यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस, ट्रांसफर मतलब क्या होता है? भेजना। तो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इंटू ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इंटू यूटेरस
more than 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। क्लियर है मेरे बच्चों? एक और टेक्निक होती है मेरे बच्चों, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या मतलब है? इसमें जब स्पर्म बहुत मोटाइल नहीं होता, मूवमेंट नहीं कर पाता, उस केस में हम क्या करते हैं, एग के अंदर डायरेक्ट एक इंजेक्शन लेंगे, उसमें एक स्पर्म लेंगे, उस स्पर्म को डायरेक्ट हम क्या करेंगे बच्चों, उस स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एग में ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट फ्यूजन कराते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये तो हो गया जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, IVF में। किसमें बच्चों? IVF में। अब ध्यान से सुनना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है? बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो, इसमें हम एम्ब्रियो वगैरह ट्रांसफर नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करेंगे। पहली टेक्निक क्या है? गिफ्ट। अब सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? किसी को एग दे देना। हाँ, अब सपोज करो हमारे पास, सपोज करो यहां पर कैटरीना कैफ है और यहां पे आलिया भट्ट जी हैं। अब कैटरीना कैफ में सपोज करो एग नहीं बन रहा है, एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इनका यूटेरस फंक्शनल है। कैटरीना कैफ जी का एग्जांपल ले रहा हूं मेरे बच्चों, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। सपोज करो कैटरीना कैफ में एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट यूटेरस फंक्शनल है इम्प्लांटेशन के लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि आलिया भट्ट जी जो हैं वो क्या करें, ओवुलेशन के टाइम पर एग जो इनसे रिलीज हो रहा है, उस एग को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। किसको? कैटरीना कैफ के फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में। समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो एग दे रही है, यही क्या है, एक बेस्ट गिफ्ट है। क्या है? एक बेस्ट गिफ्ट है। किसके लिए? कैटरीना कैफ के लिए। तो गिफ्ट को क्या बोलेंगे? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट कौन सा गैमीट ट्रांसफर किया जा रहा है मेरे बच्चों? एग। इंट्रा मतलब इनसाइड, फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब। ट्रांसफर तो आपको पता है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ ओवा इनटू फैलोपियन ट्यूब फॉर फीमेल who cannot produce ova but can provide suitable environment, फर्टिलाइजेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना और यूटेरस, है ना, जनरली यूटेरस में, यूटेरस लिखना। जब हम यूटेरस के अंदर वेजाइना के अंदर जब हम ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं। इंसेमिनेशन का क्या मतलब था? एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जब हम डायरेक्टली स्पर्म को वेजाइना तक ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर यूटेरस तक ट्रांसफर करते हैं तो क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यूटेरस तक इंसेमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये वो टेक्निक है मेरे बच्चों। अब यहां तो हो जाता है आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व, ठीक है। अब आ जाओ, थ्योरी हो गई हमारा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। चलो बताओ, 7 तक हमने कर लिया था, 8 क्वेश्चन बताओ। और सेम टेक्निक, अगर 8 का आपको लगता है बी करेक्ट है तो आप लिखेंगे 8B, अगर सी लगता है तो 8C। 9 का भी ऐसे बताना है, सबका आगे ऐसे बताओ। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कैसी होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, रिवर्सिबल, A and B बोथ, डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव्स, दोनों ही, ठीक है। यूजर फ्रेंडली और रिवर्सिबल होनी चाहिए, है ना। लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट होनी चाहिए। 9 बता दो मेरे बच्चों, चलो पढ़ो, 9 बताओ, 9 बताओ। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर द नेचुरल वे टू, क्या करेगा? नेचुरल वे टू क्या करेगा? नेचुरली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 बता दो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ मेरे बच्चों। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। लीगल मेथड यार, लीगल मेथड क्या है? एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, by abstain from the coitus from 10 to 17 days of menstrual cycle. Option B is correct, ठीक है। 11 वाला बता दो। Periodic abstinence is the avoiding sex during, periodic abstinence
कब से कब तक अवॉइड करना था? ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज 10 to 17 डेज। ठीक है, बहुत अच्छी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, लैक्टेशनल एमिनोरिया इज, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या थी? आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक पीरियड नहीं आते थे, तो क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल मेंसेस इन एडल्ट, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन। मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, इंटेंस लैक्टेशन के बाद क्या होता था? पीरियड नहीं आते थे 6 महीने तक। 13 बता दो बच्चों। 13, कॉन्डम और फेमिडोम। फेमिडोम क्या था? फीमेल का कॉन्डम। फेमिडोम आर मेड अप ऑफ अ थिन रबर लेटेक्स शीथ विच इज यूज टू कवर, बताओ, पेनिस इन मेल, सर्विक्स इन फीमेल, ए एंड बी बोथ, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायफ्राम 14 बताओ। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट आर, वॉल्ट आर क्या होगा? यूज फॉर ओनली फीमेल, है ना, और ये रीयूजेबल थे मेरे बच्चों, रीयूजेबल थे। ठीक है, फ्लो चार्ट में दिया था। आईयूडीज स्टैंड फॉर, आईयूडीज का क्या मतलब होता है बताओ? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यूटेरस के अंदर लगाते थे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 16 बता दो मेरे बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, एग्जाम्पल बोला था, याद रखना। लिपिज लूप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17 बता दो मेरे बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, बोलो। ऑल ऑफ दीज, सारे जो हैं वो कॉपर टी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 18 बताओ। फीमेल वांटिंग टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन किसका इस्तेमाल करेगी? 2 बच्चों के बीच में गैप करना है, आईओडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का। 19 बताओ। ओरल कंट्रासेप्टिव हैव थर्मोनल, क्या मैं पढ़ रहा हूँ देख रहे हो, चश्मे से लोगों का पढ़ा हुआ प्रॉब्लम हो जाता है। हार्मोनल को थर्मोनल पढ़ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन। ओरल कंट्रासेप्टिव हैव हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ, बताओ। ओरल जो कंट्रासेप्टिव होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन से मिलकर बना होता है? प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या दोनों? दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 20 बताओ। अ पिल हैव टू टेक इन डेली फॉर पीरियड ऑफ कितने डेज के लिए बेटा बताओ? 21 डेज के लिए, स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर गैप ऑफ कितने दिन का गैप? 7 डे का गैप। कौन सा था बताओ, कौन सा था? पिल्स थी ना, ओरल पिल्स। ठीक है, 21 डेज के लिए हम खाते थे। ठीक है, हम मतलब फीमेल खाती थी। ठीक है, जिसको नहीं चाहिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 21 और 7 ढूंढो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 बता दो बेटा। डायग्राम से क्वेश्चन आते बताओ। पहला क्या है? कॉन्डम है। ए क्या है? कॉन्डम है, फिजिकल बैरियर है। बी क्या है? कॉपर टी है। सी क्या है? सी क्या है बताइए? इम्प्लांटेशन। ढूंढो। ए क्या है बेटा? कॉन्डम। बी क्या? कॉपर टी। सी क्या है? इम्प्लांट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 मेरे बच्चों। 22 ओरल कंट्रासेप्टिव prevents and fertilization as quality of to prevent the entry of sperm, बताओ। ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, किसको प्रिवेंट करेगा? ओवुलेशन को। एंड क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर देगा। सही है, तो इम्प्लांटेशन को भी चेंज कर, है ना, इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट मेरा 23 कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो है वो क्या है बताओ? नॉन स्टेरॉयडल थी ना बेटा, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव थी, वंस अ वीक पिल थी, CDRI ने बनाई थी। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बनने से रोकती थी और क्या करती थी? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को नहीं होने देती थी। देखो, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेशन को रोकता था। यस। 23 24 बताओ मेरे बच्चों। 24 बताओ। ट्यूबेक्टॉमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देना।
25 नेम ऑफ द पार्ट कट एंड टाइड इन मेल स्टरलाइजेशन आल्सो नेम एज द प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम बताओ और किस पार्ट को कट करके हम स्टरलाइजेशन में मेल में कट करके बांध देते हैं, नाम बताओ। वास डिफरेंस को कट करते थे और प्रोसीजर का नाम था वैसेक्टॉमी। ढूंढो वास डिफरेंस और वैसेक्टॉमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 बता मेरा बच्चा, क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है या वास डिफरेंस है? सर फैलोपियन ट्यूब है, तो क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। ढूंढो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होगा या मेल में होगा? मेल में होगा सर। हाँ, घुटने पे मसाज करो फिर, फीमेल में होगा। 27 एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म, एमटीपी का फुल फॉर्म माँ तुझे प्रणाम। ओह माय गॉड, हाँ माँ तुझे प्रणाम नहीं, एमटीपी नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ढूंढो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो तुरंत तुरंत बन गया ना एक नया ही फुल फॉर्म, खुदा से जुदा हो जाता है ना। माँ तुझे प्रणाम, क्या बात है, बढ़िया है। द अदर नेम फॉर STI और STDs आर। STI या STDs का अनदर नेम बताओ। मैंने लिखा था सब, क्या बोलते हैं? वेनरियल डिजीज कहते हैं, यस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, यस। A एंड B बोथ, यस। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेपेटाइटिस बी एंड HIV स्प्रेड थ्रू, बताओ। शेयरिंग नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 30 बताओ मेरे बच्चों, 30। अ कपल कैन बी इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ फिजिकल डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, साइकोलॉजिकल, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। सबकी वजह, फिजिकल, मेंटल, सोशल, है ना, एवरीथिंग। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर करते थे IVF में बताओ? एम्ब्रियो ट्रांसफर करते थे। कहाँ पे? IVF में। हाँ, जाइगोट ट्रांसफर करते थे ना, एम्ब्रियो जाइगोट। क्या दिया? ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नहीं, इन विवो था। जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट नहीं, एम्ब्रियो। जाइगोट इनटू द यूटेरस, ना लिखता है जाइगोट लेकिन क्या है? एम्ब्रियो। लिखता है जाइगोट लेकिन है क्या? एम्ब्रियो। ठीक है। 32 मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है, याद रखो। जाइगोट क्या दिया? 32 IVF in which the early zygote with up to 8 blastomere is transferred to the fallopian tube. fallopian tube में क्या करते थे? जिफ्ट, zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33 बताओ, 33 बताओ बेटा। Which of the following sexually transmitted disease is not completely cured? Triple H, HIV, हेपेटाइटिस बी और कौन सा? जेनाइटल हर्पिस। ट्रिपल H है ना, ढूंढो। जेनाइटल हर्पिस राइट आंसर। 34 बताओ बेटा, 34 बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेशली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? अतः विच ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज not specially affect the reproductive organ? बताओ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता। इसमें हो जाएगा बेटा जी एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स वगैरह जो होता है आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। 35 बताओ। STI caused by the bacteria include, कौन कौन से बैक्टीरियल है बताओ? सिफिलिस और गोनेरिया, है ना, ये दोनों बैक्टीरियल है। मेरे फ्लो चार्ट में मैंने दिया था, यानी सी ऑप्शन। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है मेरे बच्चों। 36 बताओ। द प्रिवेंटेटिव मेजर्स ऑफ STI इंक्लूड्स, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? यूजिंग कॉन्डम, यस। अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यस। हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, यस। ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ जाओ इधर देखो। नेक्स्ट 37
IUT स्टैंड फॉर, IUT क्या था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ढूंढो, यहाँ इंटर लिखा है, ये रॉन्ग होगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, याद रखो। 16 ब्लास्टोमियर स्टेज थी ना, 8 से ज़्यादा था। 38 बताओ, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू, कहाँ, यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, अभी ऊपर वाले का ही है। 39 बताओ, IVF इन विच एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8, हाँ, मोर देन 8 ट्रांसफर इनटू द फीमेल बॉडी कॉल्ड, कहाँ पे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखो तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ दिया। 40, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी यूजिंग टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये पूछा गया, आपके बोर्ड में भी पूछा गया, नीट में, सीईटी में, हर जगह पूछा जाता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और मैंने बोला गिफ्ट में सिर्फ क्या दे सकती है, एक माँ ही गिफ्ट दे सकती है, यानी एग। क्लियर है, आलिया भट्ट जी ने कैटरीना जी को क्या दिया था, एग। ड्यूरिंग ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, टेक्निक में क्या करता था, स्पर्म को हम डायरेक्टली कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ एग में ट्रांसफर कर देते थे। क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, फर्टिलाइजेशन इज डन इन विट्रो, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमने कॉन्सेप्ट, PYQs, MCQs, एवरीथिंग सब कुछ करेक्ट कर लिया बच्चों, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, PYQs, MCQs, मॉक टेस्ट, नोट्स, एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जुड़ जाइए, ठीक है। डेली 9 बजे आपके लाइव लेक्चर होते हैं बायोलॉजी के, और शाम को 6 बजे भी आपके लेक्चर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे जुड़ जाना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है मेरे बच्चों? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।